अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज की इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हसूल कर्ज़ा के हवाले से कि उसकी क्या क्या स्टेप्स हैं और किस तरह से हसूल कर्ज़ा जो है वो लिया जाता है। ये वीडियो उन तमाम किसान भाइयों के लिए है और उन तमाम लोगों के लिए है जिनकी अपनी ज़मीन है और वो किसी भी बैंक से जो है वो कर्ज़ा लेना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो आज की इस पूरी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इस हवाले से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आने वाली वीडियोज़ के अंदर ज़मीनों से मतलब तमाम तर तफसीलात जो है उससे भी आगाह किया जाएगा, जिसमें नाम की दुरुस्तगी हो गई, इंतकाल की फ़ीसेस के हवाले से हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह इसमें शामिल करेंगे, फ़र्दों के इजरा के हवाले से, फ़र्दों की फ़ीसेस के हवाले से। तो वो तमाम तर एक्टिविटीज़ जो किसी भी अराजी सेंटर के अंदर होती है, इंशाल्लाह उससे उससे आगाह किया जाएगा, ताकि जो किसान या जो भी लोग वहाँ पे जाते हैं, जो काफ़ी अरसा वहाँ पे खज्जल होने के बाद उनका काम नहीं होता, तो वो तमाम तर काम जो है वो उनको समझाया जाएगा। इसके अलावा इंशाल्लाह आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपका कोई इंतकाल पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसका इंटरम किस तरह से पास करवाना है, क्योंकि ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती। तो इस हवाले से इंशाल्लाह ये कंप्लीट नशिस्त जो है इस हवाले से जो है वो आपको शेयर की जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं हसूल कर्ज़ा के हवाले से। हसूल कर्ज़ा की ज़रूरत जो है वो किसी भी किसान को रहती है, ख़ासकर जो मीडियाकर जो है वो किसान होते हैं जिनकी ज़मीनें जो है वो उनकी मतलब जो है उसकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाती। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कोई भी किसान जो है वो किसी भी अराजी सेंटर में, अगर आपका रकबा जो है वो कंप्यूटराइज़ है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मौज़े पंजाब में कंप्यूटराइज़ नहीं हैं। तो जहाँ पर अगर आपकी कंप्यूटराइज़ रकबा मौजूद है, आपने किसी भी अराजी सेंटर में, यानी आपका जो मुतलका अराजी सेंटर होगा वहाँ पे आपने तशरीफ़ लेके जाना है और वहाँ पे जाके आपने हसूल कर्ज़ा के लिए फ़र्द का जो है वो मुतालबा करना है। अब हसूल कर्ज़ा की फ़र्द किस तरह से आपको मिलेगी, उसके लिए सबसे पहले तो आपको वहाँ पे दिया गया कुछ नंबर दिए होते हैं, यानी कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड यानी अराजी सेंटर का नंबर दिया होता है। उस नंबर पे कॉल करके आपको पहले अपॉइंटमेंट करवानी पड़ती है। अच्छा, बहुत सारे किसान भाई ये फरमाइश कर रहे होते हैं कि कोई जो है वो तरीक़ाकार अपनी तरफ से कर दें या कुछ ऐसा कर दें, तो ऐसा किया नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि अगर आप अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से अगर लगाने की कोशिश करेंगे विदाउट किसी अपॉइंटमेंट के, तो वो उसमें नुकसान ये होगा कि आपकी फ़ीस ज़्यादा निकलेगी, यानी चालान बड़ा निकलेगा। यानी अगर आपका एक खाता है, तो एक खाते का जो चालान है वो 2000 का निकलेगा। और वो काम जो आपने अपॉइंटमेंट के ज़रिए करवाना है, यानी आपने ऑनलाइन कॉल करके नंबर लगवा के करवाना है, उसमें क्या होगा कि आपको जो है वो 500 एक खाते की फ़र्ज जो है वो जारी कर दी जाएगी। अगर ज़्यादा खाते हैं तो 150 प्लस होता जाएगा, अगर 2 खाते हैं तो फिर 150 प्लस होके 650 का एक दो खातों का जो है वो आपका फ़ीस बनेगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मौजूद जो टाउट होते हैं वो आपका काम करवा के आपसे 1000-2000 रुपये फ़ीस भी ले लेते हैं, लेकिन काम इतना नहीं होता। काम आपका 500 का 1000 रुपये किसी साथ वाले ले ले लेना है और आपसे मतलब आपको वही काम 1500 में पड़ जाता है। अगर वही काम अगर आप ख़ुद अपने तरीके से करवाएँगे, आप अपने खुद जाके जो है वो वहाँ पे सेंटर के अमले से मिलेंगे, एसईओज़ को मिलेंगे, तो इंशाल्लाह ये काम बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट को लगवाने के हवाले से। एक मोबाइल फ़ोन नंबर दिया होता है, एक तो पीटीसीएल का नंबर दिया होता है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा, ठीक है। उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा उनका यूफ़ोन का भी एक नंबर होता है, उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू भी अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट करवाने के लिए क्या होता है, आपके पास बैलेंस होना चाहिए डेफ़िनेटली। अपने मोबाइल में कम से कम 100 रुपये का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। बाज़-औक़ात कॉल जो है वो नहीं ट्रांसफ़र होती, क्योंकि पूरे पंजाब से कॉल जो है वो वहाँ पे जा रही होती हैं। तो आपने कॉल करनी है, ठीक है। कॉल करते हुए वो आपसे पूछेंगे कि आप किस हवाले से जो है वो फ़र्द लेना चाहते हैं। हसूल कर्ज़ा के लिए आपको फ़र्द के लिए आपको बोलना है, उन्हें बताना है कि मैंने फ़र्द लेनी है, क्योंकि कर्ज़े के लिए फ़र्द चाहिए होती है, ठीक है। इंतकाल के लिए फिर इंतकाल बोलना पड़ता है, ठीक है। ये लाज़मी कहना है। फिर आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, फिर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर। अच्छा, हमारे पास जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनमें से मेजॉरिटी के नंबर जो हैं वो गलत एंटर करवा दिए जाते हैं। यानी अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड एंटर कर उन्हें बता रहे हैं, तो एक एक डिजिट बताएं, ठीक है, एक एक हिंसा बताएं, ठीक है, ताकि सामने वाला जो भी बंदा है वो लिखते वक्त गलती ना करे। फिर ये होता है कि आपका बैलेंस दोबारा से जो है वो फिर दोबारा से लगेगा, आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट करवानी पड़ेगी। अच्छा, बहुत सारे किसान भाई ये सोचते हैं कि अभी उसी
अगर नंबर गलत भी लग गया, हमने तो ठीक लगवाया था, हमारा नाम भी आ गया, क्या उससे काम चल सकता है? नहीं, उससे काम नहीं चल सकता। उसी नंबर को कॉपी करके हमने वहाँ पे अंदराज करना होता है, तो वो किसी और का नंबर से आपकी अपॉइंटमेंट काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक है, आपको फिर से दोबारा से अपॉइंटमेंट करवानी होगी। अगर आपकी दो मौज़ों के अंदर यानी दो आपके एरियाज़ के अंदर यानी दो मौज़ा जात के अंदर जो है वो आपका रकबा है, यानी दोनों के लिए आपको उसूल कर्ज़ा की फ़र्ज़ चाहिए, तो फिर दो अपॉइंटमेंट आपको लगवानी पड़ेंगी। यानी एक मौज़े के अगर मल्टीपल यानी काफ़ी सारे जो खातों में से अगर आपने रकबा लेना है, तो फिर एक अपॉइंटमेंट काफ़ी होगी। ठीक है, ये बात दोबारा से ज़हन नशीन कर लें कि एक मौज़े के अंदर आप चाहे 10 या 12 जो है वो खातों के अंदर से रकबा ले सकते हैं एक अपॉइंटमेंट के ऊपर, यानी एक दफ़ा कॉल करके। ठीक है, दो मुख्तलिफ जो है वो मौज़ों के अंदर अगर आपने अपॉइंटमेंट फ़र्द लेनी है, तो उसके लिए आपको दो अपॉइंटमेंट चाहिए होंगी। ठीक है, सो ये तरीक़ाकार होता है। जब आपने ये अपॉइंटमेंट करवा लेनी है, उसके बाद आपने किसी भी एसईओ के पास जाके अपना आईडी कार्ड दिखाना है। वो अपना आपके आईडी कार्ड को चेक करेगा, आपकी अपॉइंटमेंट चेक करेगा। अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो फिर वो आपका मौज़ा आपसे पूछेगा। मौज़ा पूछने के बाद आपका नाम और जो वल्दियत है वो आपके आईडी कार्ड से देख के फिर आपका वो पहले डिस्क्रिप्शन चेक करेगा। सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि आपका रकबा पहले से ब्लॉक तो नहीं है, क्या उसके ऊपर कोई स्टे तो नहीं लगा हुआ, क्या आपके खाते के ऊपर कोई स्टे तो नहीं लगा हुआ। चूँकि ये तमाम चीज़ें जो है वो, खैर खाते का तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होता कर्जा के फ़र्ज जारी करने के लिए। बस ये होता है कि रकबा जो है वो आपका ब्लॉक ना हो। ठीक है, किसी किस्म का कोई स्टे ना हो, कोई पुराना इंटरम बाकी ना हो। इंटरम का मतलब ये होता है कि आपने जब जमाबंदी के दौर के अंदर आपने कोई भी अमल करवाया था, चाहे वो रकबा बै किया था या हसूल कर्ज़ा का कोई काम करवाया था, तो वो आपके तमाम तर अमल जो हैं वो इंटरम बन जाते हैं और उनको फिर उसके ऊपर अमल करवाना पड़ता है, और उसके बाद जाके आप अपना तमाम तर काम जो है वो दोबारा से सरअंजाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर ये चीज़ें चेक करने के बाद फिर वो आपका जमाबंदी में भी आपका रकबा देखता है कि भई आपका रकबा अगर जमाबंदी में कितना रकबा चलता हुआ आ रहा है, आपको विरासत से कहाँ से मिला था, जिससे आपको रकबा मुंतकिल हुआ है, आया कि उसका कोई रकबा प्लज वगैरह तो नहीं था, यानी उसका रकबा कहीं पे ब्लॉक तो नहीं था, क्या वो जो है वो अपना उसके ऊपर स्टे वगैरह तो नहीं था। वो तमाम चीज़ें चेक करने के बाद 2-4 मिनट 5 मिनट भी लग जाते हैं इस काम को, बाज़ औक़ात ज़्यादा लंबा वक़्त भी लग जाता है, क्योंकि जमाबंदी में से चीज़ों को निकालना उसमें थोड़ा-सा वक़्त लगता है। उसमें काफ़ी सारे सफ़े जो है वो साथ में अटैच होते हैं। ठीक है? उसके बाद फिर वो आपका नाम का इंदराज करता है, आपका आईडी कार्ड लगा के, फिर आपकी तस्वीर बनती है, फिर आपको दोबारा से अंगूठा लगा के टोकन लगाया जाता है, फिर दोबारा से अंगूठे को वेरिफ़िकेशन की जाती है। उसके बाद फिर जाके आपका नाम लिख के, आपकी वल्दियत लिख के, फिर आपका रकबा जो है वो चुना जाता है। रकबे को चुनने के बाद अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 5 खाते हैं, यानी कि आपकी ज़मीन 5 खातों के अंदर है। एक मेजर खाता है जिसमें मैक्सिमम ज़मीन है, यानी आपकी ज़्यादा ज़मीन उसमें है, बाकी 4 के अंदर आपकी ज़मीन जो है वो किसी में मरला है, किसी में 2 मरले है, किसी में फुट में है। तो उसको आपने कर्ज़े के लिए अप्लाई नहीं करना। आपने उसको बताना है, आपने एसईओ को बताना है कि जिसमें मेरी ज़मीन सबसे ज़्यादा पड़ी हुई है उसी को चुनो है। अगर आप उन मरले वालों को भी ऐड करवाते हैं, तो एक तो चीज़ ये है कि उसकी फ़ीस ज़्यादा पड़ जाएगी। ठीक है, उसकी उतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी टोटल ज़मीन के ऊपर। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप जो बड़ी आपकी जिस खाते में आपका रकबा सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है, आपने जस्ट उसको कहना है कि उसी खाते में से मुझे हसूल कर्ज़ा की फ़र्ज़ जारी कर दे। ठीक है, तो फिर वो आपको उसी में से कर देगा। अगर एक खाते में से करेगा तो आपकी फ़ीस बनेगी ₹500। ठीक है, अगर आप अपॉइंटमेंट के बगैर एक खाते की बनवाएंगे तो वो बन जाएगी आपकी ₹2000 फ़ीस। वो स्पेशल केसेस के लिए होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि अपॉइंटमेंट नहीं चल रही होती, अपॉइंटमेंट नहीं लग रही होती, तो फिर एक्सप्रेस कहा जाता है कि एक्सप्रेस लगा के, यानी आपकी वीआईपी सर्विस आपको प्रोवाइड करके कर दिया जाता है। तो इस तरह से फिर आपकी हसूल कर्ज़ा की फ़र्द के लिए आपका चालान जो है वो कैशियर की तरफ मूव कर दिया जाता है। कैशियर से आपने चालान निकालना है, साथ ही वहाँ पे बीओपी यानी पंजाब बैंक ऑफ पंजाब का जो नुमाइंदा बैठा होगा, उसको जाके आपने अपनी फ़ीस देनी होगी। जितनी चालान के ऊपर 2 सफ़े निकलते हैं, पहला सफ़ा जो होता है उसके ऊपर सर्विस चार्जेस होते हैं। ठीक है, ₹150 अगर एक खाता है, अगर ज़्यादा है तो फिर ₹350। ठीक है, सर्विस चार्जेस और एक खाते के जो फ़ीस होती है वो ₹150 होती है। ठीक है, तो वो कुल मिला के आपकी ₹500 फ़ीस बन जाती है। वो दूसरे सफ़े के अंदर, यानी चालान 2 चालान होंगे, दूसरे चालान के ऊपर जो है वो आपकी फ़ीस टोटल लिखी होती है। ठीक है, 2 सफ़े वो लेके आपने जाना है बैंक वाले के पास, बैंक वाले को फ़ीस जमा करवा के एक
आपको काट के वो उसके ऊपर स्टैंप लगा के दे देगा। वो वापस आपने जाके जिससे कैशियर से, यानी जहाँ पे आपका प्रिंटर मौजूद है, जिस जगह पे प्रिंटर से आपने चालान प्रिंट करवाया, उसी बंदे को जाके आपने वो देना है। उससे वो आईडी नोट करेगा और आपको फ़र्द निकाल के दे देगा। उसके बाद फिर आपने जाके उसी बंदे से साइन करवाने हैं जिस बंदे से आपने फ़र्द का काम करवाया था, जहाँ पे आपने अंगूठे वगैरह लगाए थे, जहाँ पे आपकी तस्वीर बनी थी, ठीक है। वो वहाँ पे स्टैंप लगा के उसके ऊपर अपने साइन कर देगा। वही कर्ज़े की फ़र्द लेके आपने चले जाना है किसी भी बैंक, जिस बैंक से भी आपने हसूल कर्ज़ा की फ़र्द लेनी है, ठीक है। वो आपको क्रिएशन ऑफ बैंक इस हवाले से जो है वो एक लेटर क्रिएट कर देगा, यानी उसको आपने अपना ये फ़र्द देनी है और उसको आपने बताना है जी मैंने कर्ज़े के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो आपको लेटर वगैरह बना के दे देगा। और अब यहाँ पे ये सवाल होता है, बाज़ औक़ात मेजॉरिटी ये होती है कि आप बहुत सारे बैंक ऐसे भी करते हैं कि वो कर्ज़े की फ़र्द जो है वो अपनी तरफ से कर देते हैं। ख़ास तौर पे ज़राई तरक्याती बैंक वाले जो हैं वो अपने पास से निकाल के देते हैं, वो वैलिड नहीं होती, वो किसी भी अराज़ी सेंटर में उसका उसके ऊपर इंतकाल नहीं होता, यानी प्लाज रकबा उसके ऊपर आप नहीं करवा सकते, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि आपने कर्ज़े की फ़र्ज़ यानी हसूल कर्ज़ा के लिए जो फ़र्द आपने इजरा करवाना है, ज़ाती रिकार्ड का पर्चा लेना है, वो आपने किसी भी अराज़ी सेंटर से लेना है, या फिर आपने दही मरकज़ माल यानी पटवारियों से भी जाके आप ले सकते हैं। लेकिन फिर आपने इंतकाल भी उन्हीं से करवाना है। ज़्यादातर ये होता है कि वो अब इंतकाल उनको राइट ख़त्म कर दिया गया है रिसेंटली, तो आपने जाके अराज़ी सेंटर से ये सारा काम करवाना है, ताकि जब आप दोबारा इंतकाल यानी रकबा प्लज करवाते वक्त भी वो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अच्छा, आपको बैंक वाले क्या करेंगे, क्रिएशन ऑफ जो है वो आपको एक लेटर जारी करेंगे, उसके ऊपर आपके रकबे की मुंतकली की जो है वो तमाम तर डिटेल मौजूद होगी। वो ले उसके साथ 2 कापियाँ आपको दी जाएंगी, ठीक है। पहले आपको सॉरी 2 कापियाँ दी जाती हैं, कापियाँ आपने बनवानी होती हैं। कापियाँ बनवाने के लिए आपको पटवारी, मुतल्लिका पटवारी से मिलना पड़ता है। जिस एसईओ ने आपको फ़र्ज़ जारी किया उसके साइन होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर 2 कापियाँ होती हैं, एक सब्ज़ रंग की, एक गुलाबी रंग की, ठीक है। गुलाबी रंग की जो आपकी होती है वो बैंक के अंदर ही जमा हो जाती है, ठीक है। दूसरी जो है वो आपकी सब्ज़ रंग की जो है उसको उसके ऊपर तमाम तर काम होता है, वो आपने संभाल के रखनी होती है, क्योंकि इसी के ऊपर आपने रकबा प्लज करवाना है और इसी के ऊपर रकबा आपने फ़क करवाना है। फ़क का मतलब ये होता है कि आपका रकबा दोबारा से बहाल हो जाएगा। पहले प्लज का मतलब ये होता है कि रकबा आपका उसी बैंक को मुंतकिल होगा जिससे आपने कर्ज़ा लेना है, ठीक है। फिर जब आपने अपने कर्ज़े की रकम वापस कर दी होगी, उसके बाद फिर वो आपको जो है क्या करेंगे, आपको दोबारा से एक लेटर बना के देंगे कि भाई उसे रिडेम्पशन लेटर कहते हैं। उससे फिर आपका दोबारा से रकबा जो है वो अनब्लॉक हो जाएगा और आपका रकबा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपके नाम पे मुंतकिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो स्टेप है यानी कि आपका रकबा प्लज करवाने का, तो उसके लिए फिर आपको कापी बनवा के और लेटर बनवा के उसी बंदे के पास आना है जिससे आपने असूल कर्ज़ा की फ़र्द ली है। और भी बंदा कर सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि उसी के पास जाएं और उससे आपने जाके इंतकाल करवाना है। यानी कि अब आपने फिर से दोबारा से नंबर लगवाना होगा ऑनलाइन कॉल करके, ठीक है। ऑनलाइन कॉल करके आपने कॉल करके ये बताना है जी अब मैंने रकबा प्लज करवाना है यानी इंतकाल करवाना है। इंतकाल की आपने जो है वो अपॉइंटमेंट कर देनी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट होने के बाद फिर आपने चले जाना उस बंदे के पास, आईडी कार्ड देंगे, वो आपका जो है वो पहले नाम लिख के सर्च करेगा मौज़ा के अंदर। फिर आपका वहाँ पे एक आईडी शो हो जाती है जिस पे आपने हसूल कर्ज़ा की फ़र्द ली थी, उसी को कॉपी करके वो आगे आपका प्लज का रकबा जो रकबे का जो प्लज है वो कर देता है। ये उसकी जो फ़ीस होती है वो 1000 रुपये होती है, इससे ज़्यादा आपने नहीं देनी, बैंक में पे करनी होती है। 1000 फ़ीस आपने जमा करवाने के बाद फिर आपको एक जो है वो चालान आपको मिल जाता है और इसके साथ एक दरख्वास्त होती है। चालान, दरख्वास्त और लेटर की कापियाँ और उसके अलावा जो है वो कापी जो आपने बैंक से बनवाई थी, उन तमाम की तस्वीरें बनाने के बाद यानी उसको स्कैन करवाने के बाद आपने उसी मुतल्लिका एसईओ के पास जाना है जिससे वो वहाँ पे अटैच कर देगा। यानी कि वो स्कैन की हुई आपकी तस्वीरें जो है वो अटैच करेगा। अटैच करने के बाद फिर आपने चले जाना है एडीएलआर साहब के पास, जिसे आप आम लोग जो है वो तहसीलदार भी कहते हैं। वो आपका इंतकाल जो है वो पास कर देगा। जैसे ही आपका इंतकाल पास होगा, कैशियर के पास जाके आपने बताना है जी मेरा इंतकाल पास हो गया है। अब वो आपको जो है वो नकल जारी कर देगा। सम टाइम ये भी होता है कि उसके लिए दोबारा से अपॉइंटमेंट भी कुछ लोग करवा देते हैं, वैसे भी कर लें तो तब भी बेहतर है, लेकिन आपको जो है वो नकल वहाँ से मिल जाएगी। वो नकल लेके जाके आपने बैंक में जमा करवानी होगी, फिर वहाँ से आपको हसूल कर्ज़ा जो है वो मिल जाएगा। जब आपका रकबा मुकम्मल यानी आपकी कर्ज़ों की सॉरी पैसों की अदायगी मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर आपने दोबारा से बैंक के पास जाना है और वहाँ से रिडम्पशन लेटर बनवा के फिर दोबारा कापी समेत जो है वो आपने राज़ी सेंटर आना है
और दोबारा से रकबा आपने क्या करना है, फिर अपॉइंटमेंट करवानी है, और इस दफ़ा आपने अपॉइंटमेंट फिर दोबारा से इंतकाल वाली करवानी है। इंतकाल वाली करवाने के बाद आपका फिर से वो दोबारा से वही चालान निकलेगा 1000 का। साथ में आपको एक स्लिप जो है वो दरख्वास्त मिलेगी, उसके ऊपर साइन करवाने होंगे आपने एसईओ के। उसके बाद फिर आपने स्कैन करवाना होगा कापी और वो लेटर वगैरह, और उसके बाद फिर आपने अटैच करवा के एसईओ से, ठीक है, जिस एसईओ के पास आपने काम करवाया एसईओ से अटैचमेंट करवाने के बाद फिर आपने चले जाना है एडीएलआर के पास, और वहाँ से फिर आपकी कापी जो है फिर दोबारा से वो जो है वो मंजूर करेगा, यानी कि आपका रकबा जो है वो अब फ़क हो चुका है। अब आपने क्या करना है, उसकी नकल लेके अपने घर चले जाना है, और यूँ आपका रकबा बिल्कुल आज़ाद है। अगर आप दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं कर्ज़े के लिए तो आप दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो तमाम स्टेप्स थे जिसमें से गुज़र के एक बंदा जो है वो उसूल कर्ज़ा की फ़र्द जारी करवा सकता है, कर्ज़ा ले सकता है, फ़क करवा सकता है, और उसके अलावा प्लज वगैरह रकबा करवा सकता है। तो इस तरह इंशाल्लाह और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो है वो लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे अपने जैसे और भी बहुत सारे भाइयों तक शेयर करना मत भूलें, ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए, ताकि जो लोग वहाँ पे ज़लील हो रहे होते हैं, चाहे वो जो लोग धक्के खा रहे होते हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रही होती, तो उनका फ़ायदा हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।